दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को और पूरी आयोजक समिति को, जिन्होंने 21 तारीख के भारत बंद को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराया, बिना हिंसा के, बिना किसी मुकदमे के, तो उसके लिए आप लोगों का, पूरी आयोजक समिति का, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं पता है कि आप लोग मेरी बात से कितना सहमत होंगे, कितना सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो 10-12 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने समाज को देखा है, राजनीति को देखा है, और उसको देख के मैंने जो महसूस किया है, जो सीखा है, अपने महापुरुषों के आंदोलन को, उनके संघर्ष को, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आज कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। साथियों, हम लोग, आप सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो मैंने महसूस किया है कि 80% 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मिशन क्या है और मूवमेंट क्या है, और पता ना होने की वजह से हम लोगों की बात बन नहीं पा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद 1927 से लेकर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को जब आप देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आखिर ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर किस बात के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक बात करता हूँ। साथियों, 1947 में आज़ादी से पहले बाबा साहब ने इस देश के अंदर 2 राजनीतिक संगठन बनाए। पहला राजनीतिक संगठन बनाया शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, जिसने पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव लड़ा। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर पार्टी बनाई, और फिर देश आज़ाद होने के बाद RPI बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर क्या MP MLA बनना चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर क्या मंत्री बनना चाहते थे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर सत्ता का सुख उठाना चाहते थे? नहीं मेरे भाइयों। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई और दलितों को सत्ता हासिल करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि लोकतंत्र में सत्ता हासिल किए बिना हम अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। और उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी लड़ाई इस बात के लिए थी कि इस देश के दलितों की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, वो किसी के पीछे पीछे ना चले। उसके पीछे उनका तर्क क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर दलितों की खुद की अपनी राजनीतिक शक्ति क्यों चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में कई बार कहा, कई जगह कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में भी कई जगह लिखा है कि दलितों के दुखों को दलितों से बेहतर न दूसरा कोई समझ सकता है, न दूसरा कोई इनको इनके दुखों से मुक्ति दिला सकता है। इनको अपने दुखों से मुक्ति खुद पाना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसलिए किसी दूसरे के सहारे ना चलकर इनको खुद की अपनी राजनीतिक पहचान इस देश के अंदर बनानी पड़ेगी। लेकिन
क्या बाबा साहब अम्बेडकर का वो सपना आज आज़ादी के 77 साल बाद भी पूरा हुआ? क्या इस देश के अंदर दलितों की कोई अपनी राजनीतिक आइडेंटिटी है, कोई पहचान है? कोई नहीं। हमारी पहचान क्या है कि दलित है, कांग्रेस का वोटर है, एससी है, कांग्रेस का वोटर है। हमारी अपनी निजी कोई पहचान नहीं है, और जिसका खामियाजा हमें आज एक लंबे अरसे से उठाना पड़ रहा है। आज हमें अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान खुद की बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब कि अमेरिका और ब्रिटेन की जगह की तरह दो पार्टियां नहीं होंगी। यहाँ कोई भी संगठन, कोई भी वर्ग अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़के, सत्ता हासिल करके, सत्ता में हिस्सेदारी डाल के अपने समस्याओं का समाधान वो खुद कर सके, ऐसी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने करी। और बहुत सी इस देश के दलितों की पार्टियां भी बनी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती हैं। सफल क्यों नहीं हो पाती हैं? क्योंकि हमारे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। राजनीतिक समझ ना होने की वजह से हम लोग केवल दूसरों के पीछे पीछे चल रहे हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरे से, और आम चर्चा में भी यही चीज़ रहती है कि एक जाति से कुछ नहीं होता है, एक जाति से राज नहीं आता है। मेरे भाई, एक जाति से ही सत्ता हासिल होती है, दूसरी जातियां तो आपके साथ बाद में जुड़ती हैं। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यूपी में पार्टी बनी सुभाषपा, भारतीय सुहेल देव पार्टी, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। एक राजभर जाति होती है जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत उनकी आबादी है। मतलब आप इधर चले जाओ, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बेलथरा, बनारस, ठीक है। ये मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो हर विधानसभा में इनका 60-60, 70-70 हज़ार वोट है। अब ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई तो वो गया अपने समाज के लोगों के अंदर, उसने राजनीतिक चेतना पैदा की। लेकिन राजभर समाज ने ये उनसे सवाल नहीं किया कि अपने राजभर के वोट से ही सत्ता हासिल कैसे हो जाएगी। फिर राजभर की पार्टी ने 2 सीटों, 4 सीटों, 5 सीटों पे चुनाव लड़ना शुरू किया। 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार वोट जो लोग समझ गए विचारधारा को और राजनीति को समझ गए, उन्होंने सुभाषपा को वोट देना शुरू किया। आज राजभर वोट सुभाषपा जीते हारे, राजभर वोट को कोई मतलब नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, कौन जीत जाएगा। राजभर समाज को इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पार्टी को वोट देता है, जीते या हारे। तो एक समाज की वजह से लोग पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 26 सीटें छोड़नी पड़ी उसके लिए, और उसके पता है आपको 8 एमएलए जीत के आए। और आज राजभर समाज की यूपी सरकार में उसके 8 एमएलए बैठते हैं, और राजभर समाज की आवाज़ आज विधानसभा में गूंजती है, और हर पार्टी अपने पाले में लाने के लिए राजभर को लगी है। ऐसे संजय चौहान की पार्टी, ऐसे संजय निषाद की पार्टी, निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ हुआ। आज निषाद समाज की राज में हिस्सेदारी है। आप दूर मत जाओ, राजस्थान में आ जाओ। बीएपी के लिए कांग्रेस को भारत आदिवासी पार्टी के लिए सीट क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो आदिवासी समाज के हमारे भाई थे, उन्होंने बीजेपी को हराने का ठेका नहीं लिया। उन्होंने कहा बीजेपी हारे, कांग्रेस हारे, हम अपनी पार्टी के साथ हैं।
और कांग्रेस को मजबूरी में डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ी। आज राजकुमार रोत जीत की और लोकसभा में है। सीट छोड़ी तो जो आदिवासी समाज था, आदिवासी का वो तो था ही, प्लस कांग्रेस का वोट और जुड़ गया, तुरंत वो जीत गया। अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में। कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करके उसके लिए 2 सीटें छोड़ना चाहती है। ऐसा कब संभव हुआ? जब आदिवासी समाज बीएपी के साथ लगा। कांग्रेस के बहुत नेता नहीं चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो, नागौर की सीट छोड़ी जाए। नागौर के जो लोकल एमएलए थे वही नहीं चाहते थे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आरएलपी ने कांग्रेस को बहुत सी सीटों पर डिफीट किया, लेकिन नागौर का जाट समाज आरएलपी के साथ था, इसलिए मजबूरन में कांग्रेस को आरएलपी की सीट छोड़नी पड़ी। अब आप कहते हो कि आपकी हिस्सेदारी कैसे नहीं पड़ेगी। आपकी और हमारी हिस्सेदारी इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम कभी राज में हिस्सेदारी डालने के लिए वोट ही नहीं करते हैं। हम तो एक ही मकसद पे वोट करते हैं, बस बीजेपी को हराना है। जिस दिन आप बीजेपी या कांग्रेस को जिताने हराने का मकसद छोड़ के अपनी राज में हिस्सेदारी डालने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक शक्ति इकट्ठा करने के लिए वोट देना शुरू कर देंगे, मैं कहता हूँ इस धरती की कोई ताकत आपकी राज में हिस्सेदारी पड़ने से रोक नहीं सकता है। लेकिन आपके दिमाग में डर बैठा है, अरे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। भाई आपने खूब वोट दिया 2023 के चुनाव में, बीजेपी को रोक लिया आपने, बीजेपी आ गई। आपने 2024 में खूब वोट दिया, रोक लिया बीजेपी को, बीजेपी आ गई। हमारे रोकने से ना तो बीजेपी रुकती है, ना हमारे लाने से बीजेपी आती है। तो हमको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि किसी को जिताना है, किसी को हराना है। हमको अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत करने के लिए वोट देना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, बहुत से लोगों के पास, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि बीएसपी भी है, बीएपी भी है, और क्या नाम है, एएसपी भी है, यूपीआई भी है। तो पार्टियां तो बहुत सी हैं, आपके पास बहुत से विकल्प हैं। जो आपको मजबूत विकल्प लगे उसको पकड़ो और उसको वोट देना शुरू करो, बाकी के लोग ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। तो ये सिर्फ बहाना है कि किसको वोट दें। आप वोट देना चाहें तो आप लोग एक पार्टी को वोट देके उसको मजबूत कर सकते हैं और अपनी राज में हिस्सेदारी भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राज में हिस्सेदारी राजस्थान में कैसे पड़ सकती है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप कि मान लिया सीकर लोकसभा ले लो आप। सीकर में 8 विधानसभा है। अगर 8 विधानसभा पे आप अपने कैंडिडेट खड़े करो और एक तरफा अपना वोट दो, मैं कहता हूं कि आपका कोई भी कैंडिडेट 40,000, 45,000, 50,000 से वोट कम किसी को नहीं मिलेगा। और 1-2 जीत भी सकते हैं। अच्छे से समीकरण बना लिया जाए तो 1-2 अपने दम पे जीत भी सकते हैं। लेकिन जब आपको 30,000, 40,000 वोट जाएगा तो हारेगा कौन? हारेगी कांग्रेस, क्योंकि एससी समाज का 90% वोट कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस साफ होगी, जीतेगा कौन? बीजेपी। ठीक, वहाँ से आपकी राजनीति शुरू होगी। फिर जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा या लोकसभा का चुनाव आएगा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों आके आपके पैर में माथा रख देंगी। बीजेपी कहेगी 4 सीट हमसे ले लो, कांग्रेस कहेगी 4 सीट हमसे ले लो, और आपको गठबंधन में 3-4 सीटें आराम से मिल जाएंगी। और आपका वोट प्लस उस पार्टी का वोट मिलके आपका एमएलए एक झटके में जीत के विधानसभा में जाएगा और आपकी खुद की राजनीतिक पहचान खड़ी हो जाएगी। तो कौन कहता है एक समाज से राजनीति नहीं आ सकती है? आप एक चीज़ बताओ, दाता रामगढ़ में गजानन कुमावत को टिकट क्यों मिलता है? क्योंकि कुमावत समाज गजानन के साथ है, एक ही समाज है ना। लेकिन बीजेपी जब उसको टिकट देती है तो कुमावत के साथ ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और जो बीजेपी के वोट हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, तुरंत वो फाइट में आ जाता है।
तो एक समाज से ही सत्ता में हिस्सेदारी पड़ती है मेरे भाई। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि एक समाज से राज्य में हिस्सेदारी नहीं पड़ सकती है। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमको अपनों से नहीं दुश्मनों से लड़ना है। अगर हम अपनी शक्ति जो हमारे पास है, जो ताकत है, जो हमारे पास संसाधन है, अगर उनको हम आपस में ही लड़ने में अगर उनको ख़त्म कर देंगे तो फिर दुश्मन से कैसे लड़ेंगे। तो पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के जो मन में हमारे एक भावना सी रहती है कि यार वो आगे ना निकल जाए, वो आगे ना निकल जाए, किसी के आगे निकलने से बहुत बड़ा है ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट। मिशन के इंटरेस्ट में हमको काम करना है। मूवमेंट के बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है उसके इंटरेस्ट में हमको काम करना है। अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट कहीं हैं, पर्सनल हित हैं, मन में कोई वो है तो उनको दूर कर देना है। और मैं आपको दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, उसको होना भी चाहिए, लेकिन आप शिद्दत से अगर महत्वाकांक्षी हैं, वास्तव में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समाज ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपको किसी की टांग खींचने की ज़रूरत नहीं है, समाज ही आपको आगे बढ़ाएगा। आप मेहनत करो, करके दिखाओ, ठीक है। आप देखो, मैंने 2022 में पार्टी बना के मैं फिर विधानसभा की, राजस्थान में 23 में विधानसभा के चुनाव आ गए। पूरे राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पे मैं चुनाव लड़ा। दाता रामगढ़ से मैं लड़ा। अभी हमको 6 महीने भी नहीं हुए थे पार्टी बनाए हुए, लेकिन हमने गांव-गांव जाके लोगों से मेहनत की और 1600 वोट हमको आया। वीरेंद्र सिंह की जो पत्नी थी, जिला प्रमुख रह चुकी थी, वो भी मेरे से 10-12 वोट से पीछे रह गई। तो समाज ने वोट दिया, लेकिन क्या है, और मेहनत करने की ज़रूरत है, और काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। आप सोचें कि एक दिन में सफलता मिल जाए, एक दिन में नहीं मिलेगा। हम लोगों को 10-15 साल अगर अभी से हम लोग मेहनत से काम करेंगे और अपनी राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के लिए अगर एक साथ होकर लड़ेंगे तो ज़रूर हमको 10-15 साल में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य में हमारी हिस्सेदारी पड़ जाएगी और फिर अगले 10 साल में पूरी प्योर सत्ता हमारे हाथ में आ सकती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें फिजिक्स मैथ का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं हल करना है। बस अपने अंदर थोड़ी सी राजनीतिक चेतना पैदा करनी है और हम लोगों को जीतने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाल के मेरी बातें सुनी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों पे विचार करेंगे और किसी को जिताना हराना छोड़ के खुद जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद।